जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है, आज उसके पूरे 15 महीने हो रहे हैं। 2 दिसंबर को आज 15 महीने हो गए। पिछले 15 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए मैं दरभंगा पहुंचा हूं। इन 15 महीनों में करीब करीब 4000 से ज्यादा गांवों में हम लोग को जाने का अवसर मिला। जो बातें हमने देखी, समझी, उस पर एक छोटी टिप्पणी आपको करूंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, जो मेरी अपनी 10-15 वर्षों की राजनीतिक सामाजिक समझ है, उसके आधार पर मेरी ये समझ बनी है कि जब तक बिहार में समाज के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, तब तक सिर्फ चुनाव जीतने से, राजनीतिक दल बनाने से यहाँ सुधार नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि बिहार में जो कोई भी समस्या है, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, किसान हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी मामला है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको लोग जान नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। लोग उसकी चर्चा करते हैं, उस पर गुस्सा का इजहार करते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाते हैं तो इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दों पर ही बिहार में पिछले 30-35 साल से वोट पड़ रहा है। पहला मुद्दा तो सब लोग जो बात करते हैं कि जाति की जो यहाँ बात बना दी गई है, हर आदमी जाति पर वोट कर रहा है, लेकिन ये भी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। जाति भी एक पहलू है। इसका मैं उदाहरण के तौर पे बताता भी हूँ कि अगर हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी को तो वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जाति का तो कोई यहाँ नहीं रहता है। तो जो लोग जाति पर नहीं वोट देते हैं, वो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देते हैं। और तीसरा, वोट देने की एक वजह है लालू जी का डर। लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट करते हैं। और चौथा, यहाँ भाजपा के डर से, जो खासकर मुसलमान समाज के लोग हैं, वो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर 100 लोग बिहार में रहते हैं तो 20%, करीब 18 से 20% जो मुसलमान है, वो सिर्फ इस नाम पर वोट कर रहा है कि भाजपा के डर से उसको लालू जी को वोट करना है। 20-25% आबादी ऐसी है जिसको भाजपा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो लालू के डर से जाकर भाजपा को वोट कर देता है। और जो 50% बच गया, उसमें जाति, धर्म, राष्ट्रवाद, प्रोग्राम सब कुछ उसी में है। तो मेरी अपनी समझ है कि जब तक लोग अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप किसी को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, भाजपा को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए, लालू नीतीश को दीजिए, ये सुधार होने वाला नहीं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव में जाकर बड़ी रैली सभा करके नहीं, लोगों को 100, 50, 200, 500 लोगों को बैठाकर इस बात को समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। दूसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है कि लोग अगर समझ भी जाएं तो उनके पास सही विकल्प भी होना चाहिए। उनको विकल्प के अभाव में गलत आदमी को, गलत दल को वोट न करना पड़े, इसलिए समाज की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाया जाए। दल बनना है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। ये घोषणा मैंने 5 मई 2022 को ही की है। जब पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की, तभी घोषणा की है कि दल बनना है। फर्क बस इतना है कि वो दल कैसे बनना है। दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार को नहीं बनाना है। दल बिहार के उन सारे लोगों को मिलकर बनाना है जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि बिहार में एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है। हमारी भूमिका एक कुम्हार की है। जैसे अगर मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन अगर कुम्हार के पास अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए, थोड़ा सा वो सहारा दे, तो अच्छा घड़ा बन सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड से ऐसे लोगों को ढूंढकर, चिन्हित करके निकाला जाए जिनकी राजनीतिक समझ थोड़ी कम हो, चाहे ज्यादा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। पैसा हो या न हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जाति की संख्या कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन उनमें बिहार को सुधारने का एक जज्बा हो, एक सोच हो। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वो सब लोग मिलकर उनको मदद की जाए ताकि वो दल बनाए। तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर समाज में समझ हो जाए कि हमें अच्छे अपने भविष्य पर, बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, सही विकल्प भी उनको मिल जाए, तब भी बिहार का विकास नहीं हो सकता है जब तक चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। तो वो एक सोची समझी जमीन की हकीकत को देखकर योजना बने। इसके लिए भी पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाया जाए ताकि उस पंचायत की परिस्थिति को समझकर ये योजना बने कि अगले 10 वर्ष में इस पंचायत में विकास कैसे किया जा सकता है। वहां सड़क नहीं है, वहां नहर का पानी नहीं है, वहां जल जमाव है, इन बातों के पर तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन सभी पंचायतों में 3 विषयों पर निश्चित तौर पर योजना बनाते हैं। पहला, उस पंचायत में जो बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं ताकि पलायन रुके। और तीसरा, यहाँ जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी खेती को खाने वाले खेती से कमाने वाले खेती की दिशा में कैसे ले जाया जाए, ये हर पंचायत के लिए बना रहे हैं। तो पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं। लोगों को ये बताना कि आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। लोग मजबूरी में गलत आदमी को विकल्प के अभाव में वोट न दें, इसलिए समाज की मदद से एक नया दल बनाना। और तीसरा, बिहार को के समग्र विकास के लिए अगले 10 साल की हर पंचायत की एक योजना बनाना। इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। करीब करीब 40-45% बिहार मैंने 15 महीने में कवर किया है। आगे का कवर करने में शायद साल भर 1.5 साल और लग सकता है, लेकिन ये पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीमार उमार नहीं पड़े तो इसको करेंगे ईमानदारी से, जैसे कर रहे हैं वो करेंगे आगे। अभी तक का जो अनुभव रहा, 3 जो समस्या है जो बिहार के हर समाज, हर वर्ग को प्रभावित करती है। पहली है समस्या बेरोजगारी और पलायन की। मुझे लगता है कि बिहार में आज ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये तो पता ही है कि बेरोजगारी पलायन है, इसके लिए पदयात्रा में क्या आप नया जान गए। जब पदयात्रा आप करते हैं तो ये पता चलती इन समस्याओं के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की और इसकी विकरालता की समझ बनी। पलायन के बारे में लोग सोचते हैं कि ये गरीबों का मामला है, जो गरीब आदमी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन जब हम पदयात्रा किए तो हमको एहसास हुआ कि नहीं, ये सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। जो यहाँ समृद्ध परिवार हैं उनके लिए भी पलायन उतना ही बड़ा विषय है। फर्क बस इतना है कि गरीब का जो बच्चा है वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, और जो सो कॉल्ड समृद्ध लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर सभी को जाना है। कोई भी गांव में आप चले जाइए, जो कम से कम 40 से 50% जवान लोग बाहर ही रह रहे हैं। गांव में हम लोग को महिलाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलते हैं। जिन प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है वहां पलायन का स्तर 60-70% है। और इस पलायन की समस्या ने बिहार से परिवार की परिकल्पना को ही खत्म कर दिया है। हम 15 महीना से चल रहे हैं, तो आप लोग भी या समाज में भी लोग कहते हैं कि भाई प्रशांत जी अपना घर परिवार छोड़कर 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। जो लोग ये बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनकी दुर्दशा, उनके परिवार की दुर्दशा भी यही है। क्योंकि आपके परिवार का आदमी भी साल में एक के बार कोई 10 दिन घरे आता है, वो जीवन भर बाहर ही रहता है। तो परिवार की जो परिकल्पना थी, पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता साथ में रहना, पर्व त्योहार मनाना, साथ में जीवन यापन करना, उस परिकल्पना को ही धीरे धीरे से खत्म कर दिया गया है। लोगों ने इस बात को जीवन की सच्चाई मान लिया है कि भाई जो जवान लड़का होगा वो बाहर जाएगा ही जाएगा। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर गरीब लोगों का मामला नहीं है। जो यहाँ पर समृद्ध लोग हैं, जो सो कॉल्ड जमींदार टाइप लोग हैं, जिनके पास 10-20 बीघा जमीन है, कुछ रोजी रोजगार व्यवसाय है, वो लोग भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए इतने ही परेशान हैं। मुझे आश्चर्य होता है, कई बार 20-20, 25-25 एकड़ जमीन के मालिक
20,000 रुपए के नौकरी के लिए आकर हाथ जोड़ने को तैयार है। ये दुर्दशा है। पंजाब में अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो आप 10-20,000 रुपए की नौकरी के लिए अपने बच्चे के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। बेरोजगारी पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिखी, जो सर्वस्पर्शी समस्या है, वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4-5 विद्यालय, 2-4 महाविद्यालय ऐसे जरूर थे जिसकी छवि थी कि यहां से पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये यहां पर हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया गया। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक, यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की वजह से उनकी गुणवत्ता खराब हो गई, इसलिए बिहार की स्थिति खराब है। कुछ लोगों को लगता है कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा खराब है। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो महाविद्यालयों से में तो खिचड़ी नहीं बट रहा, वहां पर तो पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है तो पटना साइंस कॉलेज में, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में, बेतिया के एमएस कॉलेज में, लंगर सिंह कॉलेज में, वहां तो पढ़ाई होना चाहिए। वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की यहाँ व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में अब शिक्षा है ही नहीं। मैं समाज को भी जोड़ रहा हूं, लोगों की नजर में भी और सरकार की नजर में भी। जो विद्यालय हैं वो सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र हो गए। विद्यालयों से खिचड़ी और साइकिल बट रहा है और महाविद्यालयों से, कॉलेज से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है और समाज में, सरकार में किसी को इसकी चिंता नहीं है। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के राज का सबसे बड़ा काला अध्याय यही होगा कि उनके रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ऐसा इसलिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, ये रोड जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे टूटी हुई है, सड़क बन सकती है। नहर में पानी नहीं है, कल नहर में पानी आ सकता है। लेकिन 2 पीढ़ी के लोग जो इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब चाहे किसी की सरकार बन जाए, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे देखने को मिली वो है किसानों की बदहाली। एक पंक्ति में अगर मैं कहूं तो बिहार में पहले खेती किसानी करने वाले लोगों की समझ थी कि अगर आप 4-5 बरस खेती कीजिएगा, पेट काटिएगा, कुछ पैसा बचाइएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन लोग खरीदते थे। आज स्थिति यह है कि अगर खेती किसानी करने वाला परिवार, अगर उसके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं है, उसके घर में बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना ही है। ऐसी हालत इसलिए हुई है कि बिहार के किसानी जो है वो 3 वजह से प्रभावित है। पहला, यहां भूमि सुधार का लागू न होना। इस देश में बड़े राज्यों में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा यह है कि 1/3 से ज्यादा जमीन, उसका मालिकाना हक को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट है। लोगों को पता ही नहीं कि ये जमीन है किसकी। आप ये जो दाखिल खारिज में 10,000 15,000 घूस की बात सुन रहे हैं, वो उसी से निकली हुई समस्या है, क्योंकि जमीनों का मालिकाना हक क्लियर नहीं है। दूसरी किसानों की जो बड़ी समस्या है वो है जल प्रबंधन की व्यवस्था। बिहार में 50% भूमि ऐसी है जहां बाढ़ की संभावना है। उसकी खूब चर्चा भी होती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, लूट भी होती है। लेकिन उसके साथ जो एक और बड़ी समस्या है जो लोग बात नहीं करते हैं, 50% जमीन में तो बाढ़ आता है, बाकी का जो 50 है उसमें आधे से ज्यादा जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है या सूखे से प्रभावित है। रोड पर हम लोग चलते हैं, एक साइड लोग बताते हैं भैया यहाँ बाढ़ आता है, और दूसरे साइड धान सूख रहा है क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था नहीं। एक साथ सूखा है और दूसरे साथ चौवर है, लोग बता रहे हैं कि पानी निकलने की व्यवस्था नहीं। मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र में, इलाके में जो मैं देख रहा हूं, जैसे मधुबनी का जिला जहां मैं घूमा, वहां 31,000 हेक्टेयर जो है वो सिर्फ जलकर है। ये राज्य का सबसे बड़ा जलकर वाला जिला है और 85% ऐसे तालाब, पोखरे
आज रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो गए। 85%, 31,000 हेक्टेयर जमीन में पोखरा तालाब है और उसमें से 85% ऐसा है जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। जब कुंभी पड़ गया, मिट्टी भर गया, जो भी हो गया। इन दोनों के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है वो उनके फसलों का कीमत का ना मिलना। अभी धान की कटाई हो रही है, धान का आधिकारिक मूल्य है 2150 रुपया। हर गांव में लोग 1700, 1600, 1650 में धान बेच रहे हैं। पिछले वर्ष धान की कीमत थी 20,000, 30 रुपए, लोगों ने धान बेचा है 1400, 1500 में। एक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि बिहार में किसानों को फसलों की दाम न मिलने की वजह से, उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये जो क्षेत्र जो मखाने का है, अभी मखाने की कीमत लोग बता रहे हैं थोड़ा बढ़ा हुआ है, 600 रुपए किसान को मिलता है। अमेरिका में जो मखाना आज बिक रहा है बिहार का, उसका रिटेल प्राइस है 8,000 रुपए किलो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ के किसानों को 8,000 रुपए मखाना का मिल सकता है, लेकिन अगर आप सुधा की डेयरी है, अमूल है, अगर आप दूध के लिए 100 रुपए देते हैं तो 65 रुपया किसानों को मिलता है, दूध पैदा करने वाले को मिलता है। मखाना में अगर 30% भी मिले तो उस हिसाब से मखाने की कीमत यहाँ 2,000, 2,500 रुपए केजी होनी चाहिए। तो इन 3 वजहों से किसानों की यहाँ बहुत बदहाली है। 4 जो केंद्र सरकार की योजना है जिसकी जमीनी हकीकत हमने देखी, सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। पूरे बिहार में कम से कम जहां हम गए, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। 20% की चोरी हो रही है, और ये चोरी इसलिए हो रही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं वो प्रति महीने प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए की दर से उसमें कमीशन लेते हैं। ज्यादातर जगहों पर जो विधायक है, चाहे वो किसी दल का विधायक हो, 6 रुपए से 8 रुपया उसका भी हिस्सा इसमें बना हुआ है। इसीलिए लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो योजना सरकार की है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें पूरे बिहार के पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया आज से 3-4 वर्ष पहले। 4,000 गांव में चलने के बाद मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं कि ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। हुआ ये है यहाँ कि शौचालय के नाम पर 2,000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने लिया है, और एक ही शौचालय के का फोटो लगाकर 10-10, 20-20 शौचालय का पैसा निकाल लिया गया। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को 1,40,000 रुपया मिलना है। पंचायतों में, प्रखंडों में इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिला है, लेकिन जिनको इसका लाभ मिला भी है उनको 25,000 से 40,000 रुपया घूस देना है, तब उनको 1,40,000 रुपया मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अफसर 20 से 25,000 रुपया अपना हिस्सा तो लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि ने भी पैसा लिया तो लाभार्थियों को 35-40,000 रुपया देना है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। मैं जब बिहार में चलना शुरू किया तो मुझे लगा भाई मनरेगा का काम तो मुझे हर जगह दिखेगा, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, भूमिहीन लोग हैं। अभी तक 15 महीने में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम नहीं दिखा है। लोग ये जरूर बताते हैं कि भैया ये पेड़ मनरेगा में लगा है, ये मिट्टी जब मनरेगा में भरी गई है, ये पंचायत भवन बनाने में मनरेगा के मजदूर लगे थे, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा। पिछले वर्ष, इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा, पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार को मिल सकता था तो हम लोग 40 रुपया ही लेकर आए, 60-61 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए। कोई अभी बता रहा था नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जो लाभ तुमको मिल सकता है वो तो आप ले नहीं रहे। 100 में 60 रुपया दिल्ली में हम लोगों ने सरेंडर कर दिया, और जो 40 रुपया आया उसमें 40 से 50% पीसी क्या दर है, मनरेगा में घुसखोरी हो रही है। इसके बाद जो 4 राज्य सरकार की स्कीम्स हैं 7 निश्चय के अंतर्गत, पहला जो निश्चय था, पहला वादा था कि बिहार के हर युवा को, 18 से 35 साल के युवा को
हर प्रति माह 1000 रुपए दिया जाएगा ताकि उसको मजबूरी में पलायन न करना पड़े। 15 में इस योजना की शुरुआत होनी थी। आज तक इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। कोई भी ऐसा बच्चा हमको नहीं मिला जिसने बताया हो कि उसको 1 महीने भी कभी ये पैसा मिला। दूसरी एक योजना जो थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। 2015 में ये तय किया गया था, अनुमान था कि बिहार में 1/3 परिवार ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में जिनके बच्चे 12वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो तय ये किया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर रहे, सरकार गारंटर बने, बैंकों से पैसा मिल जाए ताकि लोग पढ़ाई कर सकें, नौकरी लगे तो पैसा वापस कर दे। उस समय का अनुमान था कि 1,25,00,000 परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का अपना दावा है कि कोई 9 लाख लोगों को पिछले 10 वर्ष में इसका लाभ मिला। इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरी योजना जिसकी आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में सिर्फ 3% बिहार के घरों में नल से पानी पहुंचता था। योजना बनाई गई कि भाई अगर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए 5 वर्ष में तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। योजना बनी, खूब लूट हुआ, आपने देखा कैसे बनाया गया। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया। जमीनी हकीकत है कि 2/3 से ज्यादा नल जल योजना कामें नहीं कर रही है। या तो योजना बनी नहीं ठीक से, बनी तो बनकर चली नहीं, चली तो चलकर बंद हो गई। अब जब ये पूरा हल्ला हंगामा हुआ है तो सरकार ने फिर वार्ड सदस्यों से हटाकर इसको पीएचईडी को इसका मेंटेनेंस का काम दिया है। उसमें भी अभी तक हमको कोई पंचायत नहीं मिला जहां पीएचईडी के लोगों ने कुछ किया हो। चौथी और जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, आपको भी शायद उतना पता न हो, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना। ये अनुमान लगाया गया 2015 में कि अगर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए 5 वर्षों में तो बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण हो जाएगा। उन नालियों को एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उसको पानी को गांव से बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। योजना शुरू हुई, अभी तक किसी के घर के नाली का पक्कीकरण नहीं हुआ। गांव में सड़कों के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके के बनाए हुए कुछ नाले जरूर दिखते हैं जो दिखाता है कि पैसा निकाला गया है, लेकिन इन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा क्या हुआ, गांव वालों ने उस पर गोबर पाथना, भैंस बांधना, कूड़ा फेंकना, ये सारे नाले जो है वो कूड़ेदान हो गए। 3 क्षेत्र जहां लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है, पहला अवैध शराब, दूसरा अवैध बालू और तीसरा अनाज माफिया। 3 क्षेत्र ही है जहां बिहार के युवाओं को काम करने का अवसर है। शराबबंदी के नाम पर जो शराब के दुकानों को बंद किया गया और होम डिलीवरी चालू हो गई, इसका परिणाम ये है, एक परिणाम ये है, कुपरिणाम, कि हर गांव में 8-10 लड़के ऐसे हैं जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ गए। यही हाल कमोबेश बालू का है। रास्ते में चलते हुए अगर 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक आपको मिलेगा तो ये मानकर चलिए कि उसमें से 2 या 3 बालू ढोने वाला ही होगा, जो सब अवैध बालू का कारोबार करने वाले लोग हैं। तीसरा, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनाज में जो चोरी हो रही है, 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज मिल रहा है, तो अफसर और अधिकारी तो पैसा ले रहे हैं, वो तो अनाज नहीं ले रहे हैं। इसके लिए भी हर जिले में पूरी एक अनाज माफिया, एक तंत्र बन गया है जो अनाज को चोरी करता है, उसको पैसे में कन्वर्ट करता है और फिर इसी अनाज को रिसाइकिल करके लोगों तक पहुंचाता है। तो बिहार में अगर आप युवा हैं गांव में, तो रोजगार का आपके पास 3 अवसर है। या तो अवैध शराब के कारोबार से, होम डिलीवरी से जुड़ जाइए, बालू के अवैध काम में लग जाइए, या फिर अनाज का हेरा फेरी में घुस जाइए। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय मार्गों, नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें हैं, जैसे आपके यहाँ भी देखिए प्रखंड में जो हालत है, जो ग्रामीण कार्य विभाग की आरईओ की सड़कें हैं, पंचायत विभाग की सड़क है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़कें हैं, उनकी हालत कमोबेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। बिजली हर जगह जरूर आ गई है, कोई ऐसा घर, परिवार, वार्ड हमको नहीं मिला जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन बिजली को लेकर 2 शिकायत जो लोग बता रहे हैं, एक तो लोगों की नजर में बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है। हर गांव में 10-20 आदमी ऐसा मिल जाता है जो बताता है भैया मेरा बिजली का बिल गलत आया है,
लोग 5,000 से लेकर 60,000 70,000 का भी बिल दिखाते हैं। एक बार बिजली का बिल गलत आ गया तो फिर DCLR का और लोक अदालत का चक्कर लगाते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी जो बड़ी समस्या पिछले 4-5 महीने से मैं सुन रहा हूं वो है स्मार्ट मीटर के रिचार्ज की बात। जो बहुत गरीब लोग हैं वो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले बिजली का बिल आ गया, लोग अपना पैसा वैसा जमा करके उसका बिल भरते थे। अब स्मार्ट मीटर चूंकि प्रीपेड है, रिचार्ज आपको पहले कराना है तो पैसा नहीं है तो बिजली आपके यहाँ कट जा रही है। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं अनुमंडल और जिला के अस्पतालों में गया नहीं हूं, लेकिन जिन क्षेत्रों में मैं गया, गांव, पंचायत, प्रखंड में, वहां पर अभी तक हमको कोई फंक्शनल स्वास्थ्य केंद्र दिखा ही नहीं। कोई स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं दिखा मुझे अभी 15 महीनों में जहां डॉक्टर साहब बैठे हों, 10, 20, 50, 100 मरीज हों, दवा बट रहा हो। ज्यादातर जगहों पर ये जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो भैंस बकरी बांधने का, पेड़ झाड़ी फाड़ी का केंद्र है और कुछ वहां नहीं है। मिला जुलाकर स्थिति जो जमीन पर है, 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुना मैंने वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और हर सरकार की योजना में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये शब्द हर गांव में हर तबके के लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, व्यवसायी हैं, हर आदमी बता रहा है भैया बिहार में अफसरों का जंगल राज है। हम लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज की तारीख में जो बिहार में व्यवस्था है ये अफसरों का जंगल राज है। दूसरा, कोई ऐसा विभाग नहीं है सरकार का जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां बिना पैसे के आप काम करा लीजिए। चाहे आपको जमीन का दाखिल खारिज कराना है, आपको जाति जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, FIR करना है, कुछ भी करना है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। और तीसरा, योजना चाहे केंद्र की हो कि राज्य की, आपको एक फिक्स पीसी कटना ही कटना है। 10% से लेकर 40 से 50% पीसी काटने की व्यवस्था बिहार में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना दी गई है। और कोई व्यवस्था बने चाहे नहीं, लोगों को पीसी कैसे काटना है और काट कर वो घरों तक, लोगों तक कैसे पहुंचे, ये लोगों की खूब अच्छी व्यवस्था बन गई है। मोटे तौर पे ये मेरा अनुभव रहा। दरभंगा को लेकर मैंने बहुत कुछ बात नहीं कही क्योंकि अभी चलना यहाँ शुरू किए हैं, 1 महीना और रहेंगे, आगे दरभंगा को लेकर बात होगी। अब आपका जो सवाल है वो आप करेंगे।